स्टूडेंट, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? आप सभी प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हैं, काफ़ी खुश हैं। लगता है कल का टॉपिक आपके समझ में आया था, ठीक है। लेकिन आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। और नया क्या है, ये पुराना ही टॉपिक है, ऑलरेडी आपको ये पढ़ाया जा चुका है। लेकिन फिर भी आप लोगों ने कहा था कि दोबारा इसको रिपीट कर दिया जाए, तो रिपीट कर दिया जा रहा। विद कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। टॉपिक क्या है आपको दिख रहा है, कैपेसिटर है। टॉपिक नेम क्या है, कैपेसिटर है। सबसे पहले हम लोग यही जानेंगे कि कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस होती है, कैपेसिटर क्या होती है, एक ऐसी डिवाइस होती है जिस पर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर करे। यानी इसका मेन फंक्शन है चार्ज को स्टोर करना, चार्ज को स्टोर करते हुए चार्ज करना। और करंट सर्किट में अगर बढ़ रही हो तो ये क्या करता है, एक्स्ट्रा चार्ज को स्टोर कर लेता है। और जिस समय सर्किट में करंट की वैल्यू घट रही होती है तो ये क्या करता है, ये डिस्चार्ज होकर सर्किट में करंट की वैल्यू को स्टडी बनाए रखने का मेन फंक्शन इसका ये होता है। अब आप देखेंगे कैपेसिटर कैसे बनता है। तो देखिए कैपेसिटर क्या होता है, एक मेटल की प्लेट होती है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पैरेलल ही हो, ये कोई आवश्यक नहीं है कि पैरेलल हो। ये स्फेरिकल भी हो सकती है, ये मेटल जो स्फेरिकल हो सकती है, सिलेंड्रिकल हो सकती है। अगर सिलेंड्रिकल प्लेट्स होगी, अगर प्लेट सिलेंड्रिकल होगी तो हम उसे क्या कहेंगे, सिलेंड्रिकल प्लेट को डेफिनेटली हम सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कहेंगे। अगर यही कैपेसिटर की प्लेट्स कैसी होंगी, अगर यही प्लेट्स जो हैं स्फेरिकल होंगी तो उसे स्फेरिकल कैपेसिटर कहते हैं। फिलहाल हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या पढ़ने जा रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हम देखेंगे कि कैसे इस पे चार्ज स्टोर होता है। इसका लिए एक सिंपल प्रोसेस है, मेटल की एक प्लेट को हम इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ देते हैं। और ये प्लेट शुरू में नहीं होती है, ये प्लेट जो आपको दिख रही है शुरू में नहीं होती है। मान लीजिए कि नहीं है, एब्सेंट है, क्योंकि पूरी प्रोसेस को समझना है तो हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे जब मान लीजिए गैल्वेनोमीटर अगर आपने लगाया है तो आप देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन आता है और थोड़ी देर बाद डिफ्लेक्शन आपका ख़त्म हो जाता है, जीरो शो करता है। यानी कह सकते हैं मोमेंटरीली करंट फ्लो करती है। मोमेंटरी करंट फ्लो करने का रीज़न ये होता है कि जब तक कि आपकी मेटल की प्लेट सोर्स के पोटेंशियल के बराबर नहीं आ जाती है, इसका पोटेंशियल, प्लेट का पोटेंशियल सोर्स के पोटेंशियल के बराबर नहीं हो जाता है, तब तक बैटरी से चार्ज जो है ट्रांसफ़र होकर आपका इस पर आता रहता है। और ये मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू गेन करता है या पॉजिटिव चार्ज क्यू डैश गेन करता है। फर्दर अब हम क्या करते हैं, एक मेटल की प्लेट को इसके पास लाते हैं, मेटल की प्लेट को इसके पास लाते हैं। मेटल की प्लेट लाते हैं तो हम देखते हैं कि मेटल के प्लेट आते ही ये गैल्वेनोमीटर फिर से डिफ्लेक्शन शो करने लगता है। फिर से डिफ्लेक्शन शो करने का सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि ये मेटल की प्लेट की वजह से कुछ ऐसा हुआ कि इसका पोटेंशियल ड्रॉप कर गया। इसका पोटेंशियल ड्रॉप कर गया, चूँकि लगातार ये अभी सोर्स से कनेक्टेड है तो जाहिर है कि इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। और पोटेंशियल डिफरेंस आने की वजह से चार्ज फिर से सोर्स से प्लेट की तरफ आने लगता है। और मान लीजिए कि इस बार जो चार्ज की क्वांटिटी आई क्यू डबल डैश आई। इसका रीज़न क्या रहा, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है और ये जो आपने छोटी सी प्लेट लाई, ओवरलैपिंग एरिया इसका कम रहा, तो इसमें क्या हुआ कि इस पे इनर सरफेस पे बाय इंडक्शन नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। चूँकि इसका पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और आउटर सरफेस पे डेफिनेटली क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रिपेल होगा। लेकिन आप जानते हैं कि जैसे कंडक्टर में पॉजिटिव चार्जेस चल नहीं सकते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज कैसे डेवलप करता है। एक्चुअली क्या होता है कि कंडक्टर जो नॉर्मल स्टेट में होता है उस पर हर जगह पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का इक्वल कंसंट्रेशन होता है। किसी भी प्लेस पर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। इसीलिए आपका
कंडक्टर जो होता है नॉर्मली कैसा होता है, नॉर्मली जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज उधर से शिफ्ट होकर इधर आया, ऑटोमेटिकली उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा। अब हम इस प्लेट की एरिया को, ओवरलैपिंग एरिया को बढ़ाते हैं, यानी छोटी प्लेट की जगह पर एक बड़ी प्लेट अगर लाते हैं और टोटली इसको ओवरलैप कर लेती है, यानी इस प्लेट को पूरी तरीके से इसी के साइज़ की प्लेट अगर यहाँ पर आ जाती है, इसी के साइज़ की प्लेट आ जाती है, तो क्या है, अपर पोर्शन पर भी नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। नतीजा होता है कि अब पूरा का पूरा ये कवर्ड है इसके साथ, तो इसका पोटेंशियल और गिर जाता है। गैल्वेनोमीटर आपका फिर से डिफ्लेक्शन शो करता है, इसके मतलब फिर से इसका पोटेंशियल गिर चुका है और ये सोर्स फिर से इसको चार्ज सप्लाई करने लगता है। मान लीजिए कि आप इस बार इसने Q" चार्ज सप्लाई किया। इसके बाद क्या किया जाता है, इसके बाद जो किया जाता है उसमें इसको प्लेट को और नज़दीक लाया जाता है। प्लेट को, अच्छा, पिछले एक्सपेरिमेंट से हमको क्या पता चला, जब हमने ओवरलैपिंग एरिया बढ़ाई तो इसने और चार्ज स्टोर किया, यानी पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ा। इसका मतलब क्या है, अगर ओवरलैपिंग एरिया ज़्यादा होगी तो कैपेसिटर में चार्ज को स्टोर करने की क्षमता बढ़ेगी। अगर ओवरलैपिंग एरिया बढ़ रही है तो इस पर प्लेट पर चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी भी बढ़ रही है। कैपेसिटी बढ़ने का मतलब क्या हो गया, सीधा ये मतलब हो गया कि किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओवरलैपिंग एरिया होगी। या कह सकते हैं, अगर दोनों इक्वल एरिया की प्लेट्स हैं तो आप कह सकते हैं कैपेसिटर की कैपेसिटी उसके एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं, इस प्लेट को हम नज़दीक लाते हैं, इसके काफ़ी क्लोज लाते हैं। अब इसके क्लोज लाते हैं तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, राइट, डेफिनेटली कुछ बढ़ा होगा, नज़दीक होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी स्ट्रांग हुई होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी स्ट्रांग हुई होगी तो इस पर और ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़े होंगे, जिसके वजह से और ज़्यादा नेगेटिव चार्ज इस पर डेवलप किया होगा। तो अब इस पे चार्ज जब डेवलप करेगा डेफिनेटली, और मेनली डेवलपमेंट तो थोड़ा कम में हुए, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि प्लेट के कारण जो एरिया होती है डिस्टेंस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करती है, लेकिन थोड़ा बहुत तो इफेक्ट आएगा ही। तो इस पर एक्स्ट्रा कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जो इसके पोटेंशियल को ड्रॉप करेगा। दूसरे, ये प्लेट इसके बहुत नज़दीक आ चुकी है, तो बहुत नज़दीक आने की वजह से यहाँ पर इसके पोटेंशियल को और ड्रॉप कर देती है। नतीजा होता है कि ये फिर से एक्स्ट्रा चार्ज ले लेता है, यानी यहाँ गैल्वेनोमीटर में फिर से हमको डिफ्लेक्शन दिखता है। रीज़न क्या है कि जब प्लेट बहुत नज़दीक आ गई तो क्या हुआ, यहाँ इसका पोटेंशियल, इसके नेगेटिव पोटेंशियल नज़दीक आने की वजह से चार्ज जब नज़दीक आता है तो ज़्यादा पोटेंशियल क्रिएट करता है। नतीजा ये होता है कि फिर से ये चार्ज ले लिया। अब क्या है, इसको नज़दीक लाने की एक सीमा है। ऐसा नहीं कि जितना चाहें उतना क्लोज हम ले जा सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर बहुत क्लोज आ गए और एक दूसरे में टच हो गए तो शॉर्ट सर्किट होंगे, अचानक इसमें क्या हो जाएगा, आप कह सकते हो कि ये जल जाएगा, बर्न कर जाएगा। उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उससे बचने के लिए इसमें कोई इंसुलेटिंग मटेरियल डालते हैं। वो इंसुलेटिंग मटेरियल, बेटा इंसुलेटिंग मटेरियल डालते हैं। इंसुलेटिंग मटेरियल डालने की वजह से क्या होता है, ये दोनों प्लेटें बहुत क्लोज आने, यानी इनकी बीच की डिस्टेंस बहुत कम हो जाती है। तब भी क्या होता है, तब भी ये एक दूसरे के डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होते हैं। जैसे आप लोगों ने 10th वगैरह में या इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ी होगी तो उसमें देखे कि इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ा होगा, तो इलेक्ट्रिक मोटर पे क्या होता है, तांबे के वायर के जो है इंसुलेटिंग वायर्स की जो है
क्या की जाती है, वाइंडिंग की जाती है। ये दो तार बहुत क्लोज होते हैं, उसके बावजूद भी शॉर्ट सर्किट नहीं होता है और हमारा मोटर वर्क करता है। इसका रीज़न क्या होता है, उस पर इंसुलेशन कर दिया जाता है, जिससे वो दिखते ज़रूर टच में है लेकिन वास्तव में उनके बीच में एक पतली सी लेयर आ जाती है, और पतली सी लेयर आने की वजह से क्या हो जाता है, वो दोनों तार एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, तो शॉर्ट सर्किट नहीं होने पाता है और हमारा मोटर जलने से बच जाता है। उसी तरीके से इन प्लेटों के बीच में, यानी कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में अगर कोई हम ऐसा मटेरियल डाल दें जो नॉन कंडक्टिंग नेचर हो, तो इन प्लेटों को बहुत नज़दीक लाया जा सकता है, और जितना नज़दीक लाया जाएगा डेफिनेटली इसका पोटेंशियल उतना ड्रॉप होगा, और नतीजा क्या होगा। अब एक घटना और हो सकती है, अब हम इसको अर्थ कर दें तो क्या हो जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में चला जाएगा, या दूसरे शब्दों में कहिए ग्राउंड से निगेटिव चार्ज आकर इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। यानी पॉजिटिव चार्ज जब खत्म हो गया इस पर, तो अचानक बहुत तेजी के साथ ये और भी चार्ज, यानी देखिए विदाउट एनी चेंज इन द डायमेंशन ऑफ फर्स्ट कंडक्टर, हम लगातार फर्स्ट कंडक्टर पर चार्ज देते जा रहे हैं। लगातार हम क्या करते जा रहे हैं, चार्ज देते जा रहे हैं, और ये चार्ज लेता जा रहा है। एक तरीके क्या कर रहे हैं, हम एक ऐसा डिवाइस बना रहे हैं जिससे इस पे चार्ज स्टोर करे विदाउट चेंजिंग इट्स डायमेंशन, और इसी डिवाइस को हम कैपेसिटर कहते हैं। अब चूंकि इस पर चार्ज खत्म हो गया, तो ये इसके पोटेंशियल को बहुत ज़्यादा कम कर देगा, तो बहुत मात्रा में चार्ज जो है इस पर पुनः बैटरी से आ जाएगा। क्योंकि बैटरी से जब तक जुड़ा रहेगा, तो जैसे ही इसका पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तुरंत बैटरी इसको चार्ज सप्लाई कर देगी, और इसके पोटेंशियल और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के पोटेंशियल को क्या करेगी, ये मेंटेन रखेगी। अब क्या करते हैं हम लोग, अब इसको अगर हम हटा दें, इसको हमने ब्रेक कर दिया, अब ये निगेटिव चार्ज कहीं जा नहीं सकता है। क्यों नहीं जा सकता है, ये पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन से बंधा हुआ है। और इसके बीच में अगर कोई डाई इलेक्ट्रिक की शीट डाल दें, पतली सी शीट, वो मिमी की साइज़ की भी हो सकती है, पेपर शीट्स हो सकती है, एयर स्ट्रिप हो सकती है, कुछ भी ऐसा मटेरियल जो कि नॉन कंडक्टिंग इन नेचर हो। तो नॉन कंडक्टिंग इन नेचर होगा तो क्या करेगा, अब इन दोनों प्लेट के बहुत नज़दीक आ जाने पर भी ये एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं रह जाते हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ काम करता है। ये क्या काम करता है, क्योंकि ये जो नॉन इंसुलेटिंग मटेरियल ये हो सकता है कि पोलर मॉलिक्यूल से बना हो या नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बना हो, दोनों ही दशा में ये क्या करेगा, ये इसके पोटेंशियल को और ड्रॉप करेगा। क्योंकि जो डाई इलेक्ट्रिक होगा वह पॉजिटिव प्लेट के बहुत क्लोज तक जा सकता है, इवन अगर ये नॉन पोलर है तब भी। कैसे, क्योंकि जो कैपेसिटर की प्लेटें हैं वैसे ही बहुत नज़दीक आ चुकी हैं। कैपेसिटर की प्लेटें जब बहुत नज़दीक आ चुकी हैं तो आप जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या हो जाता है, V/D। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E = V/D होता है। क्या होता है, V/D होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, V/D होता है। हाँ, अब आप देख सकते हैं कि E = V/D, यानी पोटेंशियल डिफरेंस तो है ही है, D बहुत कम हो जा रहा है, और D बहुत कम हो जाने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जब बहुत स्ट्रांग होगा तो डाई इलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल को ये क्या करेगा, इसको अलग से बना के हम दिखा दे रहे हैं। देखिए ये आपके डाई इलेक्ट्रिक है, ये यही इसमें भरा गया है। अब इसके तो मॉलिक्यूल से ही बना होगा डेफिनेटली, आप देख सकते हो। ये क्या होगा, ऐसे ही मॉलिक्यूल एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे, ऐसे। दिख रहा, ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, सपोज कीजिए। अब देखिए यहाँ से, अब क्या है, अब ये मॉलिक्यूल्स हैं, अब ये बहुत स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है, चूंकि ये प्लेटों के बीच की डिस्टेंस बहुत कम हो चुकी है,
इसके मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब बहुत स्ट्रांग हो चुका है तो क्या करेगा, ये जो डाई इलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स हैं इनको पोलराइज्ड कर देगा। कैसे पोलराइज्ड कर देगा, देखिए पॉजिटिव चार्ज पर तो फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शन में लगेगा और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स होगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लगेगा। इट मीन्स देखिए, अगर ये पॉजिटिव प्लेट है ये वाली, तो इसके पास वाला जो आपका डाई इलेक्ट्रिक होगा और नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। क्योंकि फील्ड के डायरेक्शन किधर होगी, फील्ड की डायरेक्शन डेफिनेटली इस डायरेक्शन में होगी। चूँकि ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर से किधर को होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ होती है। यानी पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज आपका न्यूक्लियाई या जो उसके पॉजिटिव सेंटर होते हैं मॉलिक्यूल के, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाते हैं। किधर शिफ्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। और नेगेटिव वाले पोर्शन क्या होते हैं, वो नेगेटिव प्लेट की तरफ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाते हैं। इसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है, अभी आप देखेंगे, ये प्लस और ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से सारे मॉलिक्यूल्स जो आपको एम्प्टी दिख रहे हैं, इसमें भी इधर वाला शिफ्ट, लेफ्ट वाला पोर्शन जो है नेगेटिवली हो जाएगा और राइट वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि देखिए ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। इसी तरीके से ये वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव कैंसिल कर देगा। इसी तरीके से यहाँ वाला पॉजिटिव इस वाले नेगेटिव को कैंसिल कर देगा। यानी बीच वाले जो पॉजिटिव नेगेटिव हैं एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो ये वाला पोर्शन है, जो नेगेटिव प्लेट के पास वाला पोर्शन है डाई इलेक्ट्रिक का, जो कि इसके बहुत क्लोज है, यानी एकदम इसको टच कर रहा है। क्योंकि टच करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है, तो ये वाला चार्ज उसको ट्रांसफ़र नहीं होने जा रहा है, तो उसके संपर्क में है और बहुत नज़दीक आ जाता है, तो इसके क्या करेगा, इसकी नेगेटिव वैल्यू को घटाएगा और ये नेगेटिव वाला क्या करेगा, इसके पॉजिटिव वैल्यू को घटाएगा। नतीजा क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस क्या हो जाएगा, इसका जो पोटेंशियल है वो गिर जाएगा फिर से। यानी इस प्लेट को रखने से भी इसका पोटेंशियल गिर जाएगा। क्या होगा, जो हर बार हो रहा था, कुछ नया थोड़ी ना होना है। क्योंकि इसका पोटेंशियल गिर गया, बैटरी का पोटेंशियल मेंटेन है, बैटरी से कनेक्टेड है, डेफिनेटली क्या होगा, फिर से करंट फ्लो करेगी और फिर से क्या आ जाएगा, फिर से इस पर चार्ज आ जाएगा। इट मीन्स हर स्टेप में चार्ज बढ़ता ही जाएगा। अब अगर हम इस कनेक्शन को कट कर दें तो कुछ नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में अट्रैक्शन के कारण एक दूसरे से बंधे रहेंगे। इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। इसी तरीके से कैपेसिटर पे चार्ज होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप समझ चुके होंगे कि कैपेसिटर पर चार्ज कैसे आता है, किस प्रोसेस के द्वारा आता है। इससे जो हमने अभी देखा, इस प्रोसेस में हमने देखा कि डिस्टेंस के घटने से क्या हो रहा है, चार्ज की क्वांटिटी बढ़ रही है। चार्ज की क्वांटिटी बढ़ रही है, इसका मतलब चार्ज स्टोर करने की क्षमता इसकी बढ़ रही है। यानी ये है कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अगर आप दोनों को ले लें तो ये क्या हो जाएगा, C इक्वल्स टू C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A बाई D। इसे हम क्या कर सकते हैं, C इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई D। C को क्या लिख सकते हैं, proportional, where E is the constant of proportionality and known as permittivity, relative permittivity of material। अब रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है एप्सिलॉन 0 अपॉन एप्सिलॉन होती है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कह सकते हैं ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है।
ये क्या है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, और ये क्या है, ये परमिटिविटी ऑफ मटेरियल विच इज फिल्ड इन द कैपेसिटर। तो क्या हम लिख सकते हैं, ये हो गया एप्सिलॉन 0 के, यानी एप्सिलॉन की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, के एप्सिलॉन 0 ए बाई डी। ये क्या लिख सकते हैं, के एप्सिलॉन 0 ए बाई डी। सी इक्वल्स टू आ जाएगा के एप्सिलॉन 0 ए बाई डी। क्लियर, ये हो गया के एप्सिलॉन 0 ए बाई डी। क्लियर है। अब हमने कैपेसिटी के लिए एक्सप्रेशन भी निकाल लिया, यानी हमने क्या सीखा कि कैपेसिटर होता क्या है, कैपेसिटर का सर्किट्स में फंक्शन क्या होता है, और हमने और क्या सीखा कि कैपेसिटर पर चार्ज इकट्ठा कैसे होता है, किस प्रोसेस के द्वारा होता है, कैपेसिटर जब फॉर्मेशन होती है तो चार्ज कैसे बिना एक प्लेट के डायमेंशन में कोई चेंज किए केवल दूसरी प्लेट के लाने और डाई इलेक्ट्रिक के लाने से कैसे इस पे चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। एक चीज़ मेंशन करने वाली बात होती है कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज़ नोन एज पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैपेसिटर। चार्ज ऑन द कैपेसिटर मीन्स पॉजिटिव चार्ज ऑन कैपेसिटर, यानी चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। अब हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इसी एक्सप्रेशन को निकालने की एक दूसरे तरीके से हम सीखते हैं। ये तो हमने एक्सपेरिमेंटली देखा, अभी हम इसको डेराइव करते हैं और इस डेरिवेशन को हम लोग देखते हैं। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा स्फेरिकल कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा किसके बारे में पढ़ेंगे, स्फेरिकल कंडक्टर के बारे में। सपोज कीजिए हमारे पास कोई मेटालिक स्फेयर है, सपोज कीजिए हमारे पास कोई मेटालिक स्फेयर है। अब जब मेटालिक स्फेयर है और इसको हमने चार्ज मान लीजिए Q दे दिया और इसका पोटेंशियल कितना हो गया, V हो गया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर किसी चार्ज को, कंडक्टिंग स्फेयर को अगर आप जो चार्ज देते हैं वो पूरा चार्ज क्या होता है, ये आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और इसका बिहेवियर ऐसा होता है जैसे पूरा चार्ज जो है इसके सरफेस पे ना डिस्ट्रीब्यूट होकर कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड होता है, डिस्ट्रीब्यूट सारी उसके पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड ना होकर, एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड तो होता है सरफेस पे ही, लेकिन इसका बिहेवियर ऐसा होता है। जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आती हैं, आप देखते हैं कि कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो जाती हैं वो नॉर्मली जाती हैं और नॉर्मली ही आती भी हैं। अगर निगेटिव चार्ज है तो नॉर्मली आती भी हैं। तो ये क्या है, ये रेडिली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इसको आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा। यानी इसका बिहेवियर ही ऐसा होता है जैसे कि ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स सरफेस जहाँ चार्ज है स्फेयर का, वहाँ पर ना होकर ये टोटल चार्ज जहाँ पर कंसंट्रेटेड है, कहाँ पर कंसंट्रेटेड है, ये कंसंट्रेटेड है आपके सेंटर पे, ऐसा लगता है। वास्तव में ऐसा होता नहीं, चार्ज तो होता है इसके सरफेस पर ही, लेकिन इसका बिहेवियर ऐसा होता है। और इसको हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे क्योंकि वास्तव में बिहेवियर इसका चाहे जो भी अपन को पता है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर नहीं होती है, इसलिए अंदर वाली चूंकि वो लगता है कि यहाँ से आ रहे हैं, अपीयर्ड होता है, उस चीज़ को हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। और इसके कारण यानी +Q चार्ज रख दिया जाए तो इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल आता है उसके लिए एक्सप्रेशन हम लोगों ने डियर स्टूडेंट्स निकाला था। क्या निकाला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई A, वेयर A इज़ द रेडियस ऑफ स्फीयर। और ये भी देखा गया है कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अगर किसी कंडक्टर को हेलो, तो देखिए किसी भी कंडक्टर को दिया गया चार्ज, उसमें जो प्रोड्यूस्ड वोल्टेज होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। इससे हम लोग एक
लिख सकते हैं Q इक्वल टू C बाई बी। आप जानते हैं कि जब भी कोई प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया जाता है, जब भी कोई प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया जाता है, जब भी कोई प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया जाता है तो क्या आता है, कोई ना कोई कांस्टेंट आता है और उस कांस्टेंट का अलग अलग नाम होते हैं। अब इसमें जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया गया तो क्या आया, C आया। C क्या है, डेफिनेटली कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, बट इसका नाम क्या है, इसी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। यानी किसी भी सबस्टेंस की कैपेसिटी को हमको देखना होगा तो हम क्या देखेंगे, Q बाई बी। क्या देखेंगे हम लोग, Q बाई बी। यानी किसी भी सबस्टेंस को, चाहे वो बॉडी हो, स्फेयर हो, कैपेसिटर हो, कोई भी चीज़ हो, अगर हम उसको देते हैं चार्ज और उसके अंदर डेवलप करता है पोटेंशियल, तो चार्ज और पोटेंशियल का जो रेशियो होता है दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। यानी कोई भी डेरिवेशन करना होगा तो इसका हम फैक्ट का सामना करेंगे, इस फैक्ट को हम यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। क्या करेंगे, Q यानी सबसे पहले पोटेंशियल निकाल लेंगे, पोटेंशियल निकाल कर क्या करेंगे, Q को पोटेंशियल से डिवाइड कर देंगे और हमें उस स्ट्रक्चर की कैपेसिटी मिल जाएगी। अब जैसे सामने हमारे दिख रहा है, ऊपर क्या है, एक स्फेरिकल आइसोलेटेड स्फेयर है, उसका पोटेंशियल उसके सरफेस पे कितना है, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई A। क्यों है, ये हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहले ही पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नामक जो है चैप्टर में, उसमें अगर किसी आइसोलेटेड स्फीयर को Q चार्ज दिया जाता है तो उसके सरफेस पे जो पोटेंशियल डेवलप करता है वो इसी फार्मूले से दिया जाता है, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई A। अब इस आइसोलेटेड स्फीयर की अगर हमें कैपेसिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, Q बाई V, यानी V की वैल्यू रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन A। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट 4 पाई एप्सिलॉन 0 A। दिस इज़ द कैपेसिटी। अब ऐसा कब होगा, जब इसके अंदर एयर होगी, यानी ऐसा आइसोलेटेड स्फीयर कहाँ होगा, एयर में होगा, तो इसे क्या कहेंगे, इसकी कैपेसिटी को ये कहेंगे। मान लीजिए इस स्फीयर के मटेरियल की कैपेसिटी K है तो इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इसकी कैपेसिटी हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन 0 K। यानी where K क्या, what is K? K is the dielectric constant of the medium, where K is the dielectric constant of the medium। अब आप लिख सकते हैं, ये आपका जो एयर कैपेसिटर होता है उसकी कैपेसिटी को C0 से रिप्रेजेंट करें, और मीडियम में अगर कैपेसिटर की जो है, जो भी आइसोलेटेड स्फीयर है उसका अगर मटेरियल की कंडक्टिविटी जो है सारी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर K हो तो उसकी कैपेसिटी को इससे डिनोट करेंगे। तो C/C0 क्या आ जाएगा, आप देख सकते हो K के बराबर होगा। इट मीन्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट may be defined as ratio of capacitors when they are placed in a medium to the capacity of the capacitor when they are placed, yeah, space between them are filled with dielectric constant of K। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम आज, हाँ हेलो, अब नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो क्या होने जा रही है, हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं एनर्जी stored in an isolated sphere। आइसोलेटेड का मतलब सराउंडिंग से इसका कांटेक्ट न हो, एनर्जी का एक्सचेंज ये न कर सके। ऐसे स्फीयर को आइसोलेटेड स्फीयर कहते हैं।
energy stored in charged stored in an isolated charged sphere किसी आइसोलेटेड इस चार्ज स्फीयर में एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। किस बारे में हम लोग स्टडी करेंगे? इस बात के लिए स्टडी करेंगे कि कोई अगर आइसोलेटेड चार्ज स्फीयर है उसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसे आइसोलेटेड चार्ज स्फीयर है, इस पर किसी इंस्टेंट पर चार्ज की क्वांटिटी Q है, इसकी कैपेसिटी C है और इसका वोल्टेज V है। तो वी नो दैट V इक्वल्स टू Q/C। अब इसका वोल्टेज V है। अब जाहिर है कि यूनिट चार्ज अगर हम इस पर लाएंगे तो हमको V जूल कार्य करना पड़ेगा, V जूल वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। तो अगर इस पर बहुत स्मॉल अमाउंट में चार्ज dQ और हम ऐड करेंगे तो हमको कितना एनर्जी वर्क करना पड़ेगा, कितना वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा, V इंटू dQ। चूँकि यूनिट चार्ज को इस स्फीयर पे लाने पे हमें वर्क कितना करना पड़ेगा, V। चूँकि पोटेंशियल की डिफिनीसन ही यही है कि एक कूलम चार्ज को अगर 1 वोल्ट से अगर हम एक्सेलरेट करते हैं या 1 वोल्ट से रिटार्ड करते हैं तो 1 जूल एनर्जी ऑब्टेन होती है या स्पेंड होती है। तो 1 जूल को लाने में हमको अगर V जूल वर्क करना पड़ेगा तो dQ को लाने में हमको कितना करना पड़ेगा, V इंटू dQ। एंड दिस इज द वर्क dW is equal to V into dQ. Now we can write Q/C in place of V. Integrating both the sides. Integrating both the sides. Both the sides. दोनों साइड को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, dW इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग बिटवीन 0 to W, 1/C कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं, QdQ इनिशियल चार्ज 0 है और फाइनल चार्ज Q है। तो dW का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, W हो जाएगा, तो ये 0 से W हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 1/C Q²/2 0 to Q। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा W - 0 इक्वल्स टू 1/C Q²/2 minus 0²/2, that is W equals to half Q²/C। Q²/C। तो Q²/C ये क्या हो गया, Q चार्ज स्फीयर को देने में परफॉर्म्ड वर्क है और यही वर्क इस आइसोलेटेड स्फीयर की एनर्जी के रूप में स्टोर्ड हो जाएगा। हेंस एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन द आइसोलेटेड स्फीयर, नॉट कैपेसिटर, आइसोलेटेड स्फीयर is U equals to W equals to half Q²/C। Now W इक्वल टू हो जाएगा आपका हाफ, Q की जगह पे CV अगर लिखें
तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी, यानी यू में राइट इट एज सी वी स्क्वायर, यानी सेम एनर्जी स्टोर्ड जो है हाफ सी वी स्क्वायर के बराबर भी हो जाएगी। अगर आप चाहें तो इसे फिर से रीअरेंज कर सकते हैं, सी वी इंटू वी लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू क्यू वी। इसके मतलब एनर्जी स्टोर्ड कितना हो जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड कितना हो जाएगा आपका, एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा आपका, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा, आप चाहें तो हाफ क्यू वी लिख लें, आप चाहें तो हाफ सी वी स्क्वायर लिख लें, चाहे हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी लिख लें, इनमें से किसी से भी आप एनर्जी निकाल सकते हैं। क्लियर, दैट्स ओके। नेक्स्ट टॉपिक होगा एनर्जी लॉस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी टू डेराइव, बट meanwhile we remember that this particular article is necessary to describe the derivation of this article। हाँ देखिए ज़रा यहाँ पे, इस पर चार्ज Q है, कैपेसिटी इसकी C1 है, पोटेंशियल V1 है, इसलिए इस पर चार्ज हो जाएगा Q1 इक्वल्स टू C1V1। सिमिलरली इसका पोटेंशियल B2 है, कैपेसिटी C2 है एंड चार्ज Q2 है, तो Q2 इक्वल टू हो जाएगा हाफ हो जाएगा C2V2। एनर्जी एसोसिएटेड अभी अभी निकाला था, इसीलिए निकाला था इससे पहले कि इसका हम यूटिलाइज कर सके इस आर्टिकल में। इस आर्टिकल का क्या नाम है, लॉस ऑफ एनर्जी। क्या है, लॉस ऑफ एनर्जी। ध्यान दीजिएगा इस आर्टिकल का नाम है, क्या नाम है एक बार लिख लीजिएगा, लॉस ऑफ एनर्जी इन डिटर्मिनेशन ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग redistribution of charge, redistribution of charge, distribution of charge। क्या है आर्टिकल, क्या है, लॉस ऑफ एनर्जी इन डिटर्मिनेशन ऑफ loss of energy during redistribution of charge। This is not going to be right, this is loss of energy during redistribution of charge, this must be article। इसको हमें ऊपर लिखना चाहिए लेकिन दिमाग से मिस कर गया था, फिलहाल कोई बात नहीं। क्या है करना है, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इस चीज़ को हम निकालने जा रहे हैं। हमें पास प्रोवाइडेड क्या है कि हमारे पास कोई आइसोलेटेड स्फीयर है जो इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा हुआ है, जिस पर चार्ज Q1 है, कैपेसिटी इसकी C1 है, वोल्टेज V1 है। अनदर आइसोलेटेड स्फीयर है जिस पर चार्ज Q2 है, कैपेसिटी C2 है, वोल्टेज V2 है। तो हम कह सकते हैं कि Q1 इक्वल्स टू हो जाएगा C1V1 एंड Q2 हो जाएगा C2V2। एनर्जी ऑन फर्स्ट स्फीयर कितना हो जाएगा, हाफ C1V1 स्क्वायर। अभी अभी जस्ट आपको एक फार्मूला ड्राइव किया गया उसी के अनुसार। एंड एनर्जी ऑन दिस आइसोलेटेड स्फीयर क्या हो जाएगा, C2V2 स्क्वायर। अब आप कह सकते हैं कि इन दोनों चार्ज की कंबाइंड एनर्जी आपके पास कितनी है। इस आर्टिकल को मिटा दे रहे हैं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इस हेडिंग को आप ऊपर डालेंगे, इनिशियल एनर्जी ऑफ बोथ दीज स्फीयर UI क्या हो जाएगा, U1 प्लस U2। U1 क्या हो जाएगा, C1V1 स्क्वायर, U2 क्या हो जाएगा, C2V2 स्क्वायर। राइट, अब हमें फाइंड करना है कॉमन पोटेंशियल
when we connect both spheres through a conducting wire हमें कॉमन पोटेंशियल निकालना है। कॉमन पोटेंशियल कैसे निकलेगा? कॉमन पोटेंशियल क्या होता है? टोटल चार्ज on the combination upon total capacity अब देखिए टोटल चार्ज क्या है। आप जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अनुसार चार्जेस नाइदर कैन बी क्रिएटेड नार कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो इन दोनों को अगर हम कंडक्टिंग वायर से जोड़ देंगे तो टोटल चार्ज अब भी उतना ही बना रहेगा, क्योंकि किसी भी प्रोसेस के द्वारा चार्ज न तो नष्ट किए जा सकते हैं और न ही इनको क्रिएट किया जा सकता है। यानी टोटल चार्ज अब भी कितना होगा? इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस। और टोटल कैपेसिटी क्या होगा? किसी भी कंटेनर की कैपेसिटी फिक्स होती है, ये कंडक्टिंग है तो इसकी कैपेसिटी अगर जब तक डायमेंशंस मटेरियल सेम है तब तक कंडक्टिविटी चेंज नहीं हो सकती है। तो इसकी कैपेसिटी C1 रहेगी, इसकी कैपेसिटी C2 रहेगी, दोनों मिलकर क्या करेंगे? उनकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? C2। आप बिल्कुल वैसे समझ सकते हैं कि एक कंटेनर जिसमें आप 5 लीटर रख सकते हैं, दूसरे कंटेनर में 3 लीटर रख सकते हैं, तो दोनों में टोटल कितना रख सकते हैं? 5 + 3 8। बिल्कुल उसी तरीके से इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी कैपेसिटी C2 है, तो इनकी कंबाइंड कैपेसिटी क्या हो जाएगी? C1 + C2। तो B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Q1 + Q2 अपॉन C1 + C2। Q1 कैन बी रिटन एज C1V1, इसको लिख सकते हैं C2V2 अपॉन C1 + C2। क्लियर? इसे नोट कर लें, हमें इसे मिटाना पड़ेगा। नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसे हम मिटाने जा रहे हैं। नाउ सी कॉमन पोटेंशियल हमारा आ गया C1V1 + C2V2 डिवाइडेड बाई C1 + C2। इज इट क्लियर? अब नाउ चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर, नाउ आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन C1 × V, चार्ज ऑन सेकेंड कैपेसिटर आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन C2V। now Q1 dash upon Q2 dash equals to C1V upon C2V, since now they are at same potential। चूँकि जब हम वायर द्वारा कनेक्ट कर देंगे तो दोनों कैपेसिटर सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे, कॉमन पोटेंशियल B पर आ जाएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं C1/C2। चूँकि अभी हम लोगों ने ड्राइव किया था थोड़ी देर पहले एक कि कैपेसिटी जो होती है स्फीयर की 4πε0 मल्टीप्लाइड बाई इट्स करस्पॉन्डिंग रेडियस होती है। तो पहले की स्फीयर की रेडियस अगर A1 माने, दूसरे की स्फीयर A2 माने, तो आप ये कह सकते हैं कि चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है उनकी कैपेसिटीज़ के अनुसार हो जाता है, और या कह सकते हैं कि चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन उनके रेडियाई के अनुसार हो जाता है। अब हम निकालेंगे
फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी? टोटल कंबाइंड कैपेसिटी है C1 प्लस C2 जो कि हाफ CV स्क्वायर होता है, और पोटेंशियल क्या है? कॉमन पोटेंशियल V है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? हाफ C1 प्लस C2 इंटू V की जगह पर लिख सकते हैं C1 V1 C2 V2 अपान C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका हाफ C1 प्लस C2, इसको फर्दर लिख सकते हैं C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर ट्वाइस C1 C2 V1 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा तो आपको पास फाइनल जो मिलेगा एनर्जी, ये हो जाएगा C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस C1 C2 B1 B2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। अब हमें फाइनल एनर्जी मालूम हो गई, इनिशियल एनर्जी मालूम हो गई, फाइनल एनर्जी मालूम हो गई, इनिशियल एनर्जी मालूम हो गई। अब दोनों एनर्जीज मालूम हो गई तो हम क्या कर सकते हैं? अब हमको लॉस ऑफ एनर्जी फाइनली निकालना था। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हम निकाल चुके हैं कि रेशियो ऑफ चार्जेस आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया? C1 और C2 के यानी कैपेसिटीज़ के रेशियो में या रेडियाई के रेशियो में हो गया। फाइनल एनर्जी भी निकाल लिए, इनिशियल एनर्जी अब हम लोगों को पता है। तो अब हम क्या करेंगे? लॉस ऑफ एनर्जी में क्या निकालते हैं? लॉस में फाइनल एनर्जी इनिशियल एनर्जी से कम होती है, तो लॉस ऑफ एनर्जी अगर हम निकालेंगे तो क्या करेंगे? इनिशियल एनर्जी में से फाइनल एनर्जी क्या करेंगे? इनर्शियल एनर्जी में से फाइनल एनर्जी क्या कर देंगे? हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो सिंपली इसको मिटाने जा रहे हैं। आप लोग चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया? ठीक, ओके। अब नाउ लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी यही अपनी फाइनल आर्टिकल थी। तो क्या था? लॉस ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा? UI यानी इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी क्या थी? हाफ C1 B1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर, एंड फाइनल एनर्जी क्या थी? हाफ C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस C1 C2 V1 V2। विजिबल है? क्लियर है? क्लियर है? अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? इसको LCM ले लेंगे। LCM क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2। तो ये हो जाएगा आपका C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 B1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर, ये आया C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर, फिर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा? माइनस स्पेस नहीं है, यहाँ लिख दे रहे हैं ट्वाइस C1 C2 B1 B2। नाउ क्लियर है? अब देखते हैं हम लोग। देखिए माइनस C1 B1 स्क्वायर प्लस C1 B1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C2 V2 स्क्वायर कैंसिल हो गया। आपका ये पास आ क्या गया? हाफ C1 C2 कॉमन हो रहा है, ये आ रहा है B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस B1 B2 C1 प्लस C2, दैट इज हाफ ऑफ C1 C2
अपॉन C1 प्लस C2 B1 माइनस V2 होल स्क्वायर। दिस इज़ द फाइनल। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे और कुछ सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ही डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।